नमस्ते दोस्तों। तो हमने अभी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा? काव्य का प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, यानी काव्य का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने पीछे बताया कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि इत्यादि। अब उन्होंने कहा कि एवं अस्य, यानी कि इस तरीके से, अस्य यानी अस्य काव्यस्य, इस काव्य का प्रयोजनम यानी उद्देश्य, उक्त्वा कह करके, अब कारणम आह। ठीक है, सभी लोगों को पता ये चल गया कि हमें काव्य पढ़ना क्यों चाहिए। फिर लोग पूछेंगे ना, अच्छा ये जो काव्य है वो होता किन किन चीजों से है? ठीक है, तो इसी प्रकार अब इसका ये कारण बताते हैं, यानी हेतु बताते हैं। और कहते हैं कि शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। कहते हैं शक्ति होनी चाहिए व्यक्ति में। पहले तो काव्य का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? शक्ति। पहले शक्ति हो, फिर बोले निपुणता हो, फिर बोले और भी कुछ चाहिए, तो बोले हाँ क्या? तो काव्यज्य शिक्षयाभ्यास, तो अभ्यास, निपुणता, शक्ति, ये तीन चीज चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अगर अपनी समझ कहूं, काव्य क्या है? एक क्रिएशन है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? क्रिएटर है। जैसे ये संसार को वेद में काव्य के रूप में कहा गया है और ईश्वर को कवि कहा गया है। कवि जो है वो ईश्वर शब्द का पर्यायवाची है, यानी भगवान के लिए आता है, उस परम सत्ता के लिए कवि आता है। और ये जो संसार है चराचर, ये काव्य है। ठीक है, वो ब्रह्मा क्या है? वो कवि है। और ये जो सृष्टि है वो क्या है? काव्य है। तो इसमें जन्य जनक भाव संबंध है एक दूसरे में। तो आप जब कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हो, काव्य ही नहीं, कुछ भी, जो कुछ आप कह लो, आप भोजन बना रहे हो, वो भी एक काव्य है, वो भी एक कविता है। जैसे हम कोई कविता सुनाए और आपको अच्छा लगेगा, वैसे यदि मैं अच्छा भोजन बनाकर आपको खिलाऊं तो भी आपको अच्छा लगेगा। यदि मैं अच्छा चित्र बना के आपको दिखाऊं तो भी आपको अच्छा लगेगा। यदि मैं अच्छा गाकर सुनाऊं तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये सभी कुछ जो भी आर्ट है, कला है, वो काव्य है। एक विस्तृत सोच है। ठीक है, पर जिस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं वो साहित्यिक, कविता, काव्य, नाटक, इन सभी चीजों की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन सभी चीजों के लिए आवश्यकता क्या पड़ती है? शक्ति की। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि शक्ति की आवश्यकता किसी भी क्रिएशन में पड़ती है, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो कहते हैं शक्ति चाहिए और फिर निपुणता चाहिए। निपुणता का मतलब है परफेक्शन। ठीक है, कुशलता। तो बोले वो कुशलता आती कैसे है आखिर? फिर इन्होंने कहा कि लोक शास्त्र का अव्याद्यवेक्षणात्। लोक का मतलब है समाज, सोसाइटी। उस सोसाइटी को आपको देखना है, अवेक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। और जो शास्त्र है, शास्त्र का मतलब जो किताबें हैं, बुक है, उन्हें पढ़ना। काव्याद्य वेक्षणात्, और काव्य इत्यादि को पढ़ना। जो तुम क्रिएट करने जा रहे हो उस चीज को पढ़ना, देखना, जानना। तभी तो आप सीखोगे कि कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। हाँ, जैसे आपको भोजन बनाना अच्छा लगता हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आप बस किताब पढ़ोगे कि कैसे बनाया जाता है और फिर आप कभी देखो ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको अवेक्षण करना होगा दूसरे व्यक्तियों को कि वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आप में क्या आएगी? निपुणता। अवेक्षणात् निपुणता आ जाती। ठीक है, देखने से। और ये अवेक्षण का मतलब सामान्य देखना नहीं है, बड़े ध्यान पूर्वक और सीखने की इच्छा पूर्वक देखना, इसी को कहते हैं अवेक्षण, निरीक्षण। और इससे क्या आती है? निपुणता आती है। ठीक है, फिर कहते हैं काव्य शिक्षाभ्यास। जो काव्य को जानने वाले हैं उन्हें बोलते हैं काव्य, यानी मास्टर ऑफ पोइट्री। जो पोइट्री के मास्टर हैं उनके पास जा करके आपने जो सीखा है
उस सीखी हुई शिक्षा का अभ्यास करना। ठीक है, ये क्या है? अभ्यास। तो सबसे पहले आप में शक्ति होनी चाहिए, फिर निपुणता होनी चाहिए। और वो निपुणता कैसे आएगी? लोक शास्त्र इत्यादि को पढ़ने से, देखने से। और फिर आपने जो लोक शास्त्र से सीखा है, उस शिक्षा का आपको अभ्यास करना है। किसके पास? जो काव्यज्ञ व्यक्ति है उसके पास। ठीक है, आइए ये वृत्ति में जो बता रहे हैं उसे ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, एक मिनट। तो इन्होंने शक्ति के विषय में कहा कि जो शक्ति है वो क्या है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष शक्ति ही। ठीक है, शक्ति जो है वो क्या है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। कवित्व का मतलब होता है व्यक्ति में कविता करने की इच्छा होना या कविता सुनने की इच्छा होना। कई बार आप लोगों को देखते होंगे ना कि वो व्यक्ति उन चीजों से जुड़े होते हैं, उनको मतलब मन करता है कि मैं सुनूं। कुछ लोग होते हैं दूर से ही भागते हैं। तो ये जो एक सुनने का संस्कार है और न सुनने का संस्कार है, तो ये जो सुनने का संस्कार है ना, यही है शक्ति। वो जो कवित्व का, कविता का जो बीज है व्यक्ति के हृदय में, उसी को क्या बोला है? संस्कार विशेष। और वही संस्कार विशेष शक्ति है काव्य को समझने या काव्य को करने में। ठीक है, बोले यदि काव्य में वो शक्ति न हो तो काव्यम न प्रसरेत, काव्य प्रसिद्ध नहीं होता है। याम बिना काव्यम न प्रसरेत। याम का मतलब याम शक्तिम, उस शक्ति के बिना या जिस शक्ति के बिना काव्य प्रसरेत न प्रसिद्ध नहीं होता है, गति नहीं करता है। ठीक है, वही चीज क्या है? शक्ति है। ठीक, यानी शक्ति यदि नहीं होगी तो कविता सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। आप सोचोगे, फिर उससे बोलोगे कि क्यों लिखा था यार, ना ही लिखते तो अच्छा होता। ये वाली बात आएगी। कब? जब उस कविता में शक्ति नहीं होगी। ठीक है, इसी बात को इन्होंने कहा है मम्मट ने कि काव्यम न प्रसरेत और प्रसरितम व उपहसनीयम स्यात्। पहली बात तो विद्वान लोग उसे पढ़ते नहीं हैं, वो प्रसिद्ध नहीं होता है। और यदि कोई उसे पढ़ भी लेता है तो उपहसनीयम स्यात्, उपहसनीय होता है। क्या उपहसनीय होता है? काव्यम। और कैसा काव्य? शक्तिम बिना काव्यम। जो शक्तिहीन काव्य होता है वो पहली बात प्रसिद्ध नहीं होता। ठीक है, न प्रसरेत। और यदि प्रसरितम वा, यदि वो प्रसिद्ध हो गया, यदि वो फैल गया तो उपहसनीयम स्यात्, उपहसनीय होता है। ठीक। फिर कहते हैं लोकस्य स्थावर जंगमात्मक जंगमात्मक लोकवृत्तस्य शास्त्राणां छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानां च महाकवि संबंधीनाम। ये जो लोक है, इसको ये खोल रहे हैं कि मैंने लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् में जो लोक शब्द रखा है उसमें लोक का क्या मतलब है। वो कह रहे लोकस्य का मतलब है स्थावर जंगमात्मकस्य। ठीक है, और लोकवृत्तस्य, ये जो चराचर जगत है इन सभी के विषय में आपको जानकारी होना। जो कुछ दिखता है, चलता फिरता या स्थिर। ठीक है, स्थावर का मतलब होता है जो स्थिर है, जैसे पेड़ वो स्थावर है। जंगम का मतलब होता है जो चलते, गमन, गम को पकड़ो। जो गतिशील है, जैसे गाय, हाथी, घोड़ा, बकरा, ये सब क्या है? चलते हैं। इन सभी के व्यवहार के विषय में पता होना चाहिए। ठीक है, लोकवृत्तस्य, लोकवृत्त के दो अर्थ हो सकते हैं। वृत्त का मतलब एक तो होता है कहानी, कथा, कि लोकवृत्त जो अपना लोक में जो लोक कहावतें हैं वो सारी पता होनी चाहिए। और दूसरा वृत्त का अर्थ होता है व्यवहार, तो यानी लोग का व्यवहार कैसा है ये भी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा जो कारिका में आपने शास्त्र शब्द रखा है उसमें किस शास्त्र की आप बात कर रहे हैं? तो ये कहते हैं शास्त्राणाम, यानी शास्त्रों से मेरा अभिप्राय है छंदो व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम। मैं लक्षण ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। और किस प्रकार के लक्षण ग्रंथ? तो छंद, व्याकरण, अभिधान कोश और कला, चतुर्वर्ग, गज, तुरग और खड्ग। गज का मतलब है गज शास्त्र, जिसमें हाथियों के विषय में बताया गया हो। तुरग का मतलब है घोड़ों के स्वभाव के विषय में जहाँ बताया गया हो। खड्ग आदि का मतलब है शस्त्रास्त्र के विषय में जहाँ बताया गया है। ऐसे लक्षण ग्रंथों का
अध्ययन करना चाहिए। बोला आप कि आपने काव्य के विषय में भी कहा कि काव्य पढ़ने से काव्याद काव्यादि अवेक्षणात् निपुणता आ जाती। तो काव्य से आपका क्या तात्पर्य है? तो ये बोलते हैं काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम। जो मैं काव्य कह रहा हूं वो महाकवियों से संबंधित काव्य को पढ़ना चाहिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि काव्य पढ़ो, तो ऐसा नहीं किसी का भी काव्य उठाओ पढ़ने लग जाओ। जो निपुणता आएगी आप में वो जब महाकवि संबंधी नाम काव्यानाम अध्ययनम भविष्यति तदैव निपुणता भविष्यति। ठीक है। आदि ग्रहणादि इतिहासादि नाम इव इतिहासादि नाम च विवर्षणात् व्युत्पत्ति। उन्होंने बोला जो काव्याद्य वेक्षणात् में आदि शब्द पढ़ रखा है उस आदि शब्द से क्या ग्रहण करना चाहिए? इतिहास इत्यादि भी हमें पढ़ना चाहिए। और जब हम उसका विमर्श करते हैं, यानी कि उसे, एक तो होता है ना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि इतिहास में ये हुआ था, ठीक है, अभी ये हो रहा है, तो इन दोनों चीजों को पढ़े, फिर इन दोनों चीजों को जोड़े। तो जब जोड़े तो एक विमर्श हुआ, एक ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि अच्छा अब ऐसा होता है। या आपने चंद्रमा के स्वभाव को देखा और नायिका के स्वभाव को देखा, यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई। चांद शीतलता देता है, नायिका की बातें भी मन को शीतलता देती हैं। ठीक है। तो इन दोनों की जानकारी को इकट्ठा करना, फिर इन दोनों को जोड़ना। ठीक है। तो जब जोड़ते हैं तो उससे एक व्युत्पत्ति, उससे एक आनंद की उत्पत्ति होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। और वही ज्ञान ही, वही रस ही क्या है? काव्यम। और उस काव्य को करने विचारने में जो योग्य व्यक्ति हैं उनके पास जाकर के उसमें कुछ एडिट करना, ठीक है, कुछ आगे से और जोड़ना, कुछ हटाना, इसको बार बार करते रहना चाहिए, प्रवृत्त होते रहना चाहिए। तो बोले 3 कारण हैं और इसी को उन्होंने अभ्यास कहा है कि जो आपने सीखा है उसी को काव्यज्ञ व्यक्ति के पास में जाकर के, जो काव्य को जानता है उसके पास जाकर के बार बार सीखना। ठीक है। फिर बोलते हैं त्रयः समुदिता न तु व्यस्ताः तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवः। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो 3 मैंने कारण दिए ना, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, अंतः संबंधित हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शक्ति होगी और काव्य हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ निपुणता होगी काव्य हो जाएगा। जब शक्ति होगी तभी आप में निपुणता आएगी, और जब ठीक से निपुणता आएगी तभी जाकर आप किसी जानकार व्यक्ति के पास अभ्यास कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों हेतु हैं किस चीज में? तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे, उस काव्य की उत्पत्ति में, निर्माण में और उसके समुल्लास यानी प्रसिद्धि में। ये तीनों के तीनों हेतु हैं, ना कि हेतव। ये तीनों के तीनों हेतव यानी कि समुदित रूप से कारण है, संवेद रूप से कारण है, ना कि अकेले अकेले। ठीक है। व्यस्ताः, व्यस्ताः का मतलब है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे वो अकेले अकेले कारण नहीं है, सम्मिलित रूप से तीनों कारण है। जब तीनों होंगे तभी जाकर के कोई काव्य समुल्लसित होगा, प्रसिद्ध होगा। बात समझ में आई? ये 3 के 3 क्या है? काव्य हेतु हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा। और आगे अगला वीडियो, उसमें अगली बात, क्योंकि विषय भी आगे चेंज हो रहा है। ठीक है। आप सभी को धन्यवाद।